बात करते हैं अबाउट राउंड 2 NED। तो राउंड 1 के जो रिज़ल्ट्स हैं ज़ाहिर सी बात है वो आ चुके हैं, और राउंड 2 जो है वो 7 जुलाई टेंटेटिव जो है वो डेट है इसकी, जून में रजिस्ट्रेशन होगी राउंड 2 की। तो जिसने राउंड 1 दिया वो राउंड 2 भी दे सकता है, जिसने राउंड 1 नहीं दिया वो भी राउंड 2 दे सकता है। ठीक है, मार्किंग्स की बात की जाती है ओवरऑल, तो जिस तरह से लास्ट ईयर रुझान था मार्क्स उसी तरह से ही रहे ज़्यादातर। चूँकि मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो एक केमिस्ट्री है और एक इंग्लिश है। तो इस हवाले से अगर हम समझें केमिस्ट्री और इंग्लिश के हवाले से, तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन था तो इसको सबसे ईजीएस्ट पोर्शन कहा जाता है NED के अंदर। ठीक है, चूँकि इसमें हर साल पास पेपर रिपीट होता है और उसमें न्यू क्वेश्चन ऐड नहीं किए जाते, जिससे इस साल NED ने एक भी न्यू क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐड नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन तो ईजीएस्ट रहा। ईजीएस्ट उस राह से रहा चूँकि ये हमारा सारा का सारा पास पेपर से आया, एक भी सवाल पास पेपर से आउट नहीं आया। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल पास पेपर से आउट आया तो उसका मतलब आपने सारे पास पेपर ठीक से किए ही नहीं। ठीक है, अगर आप में से किसी को लगता है सर मेरा फलाना सवाल नहीं आया था, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि वो वाली PDF में वो वाला नंबर का सवाल था वो। ठीक है, आप जो सवाल मुझसे बोलोगे मैं आपको नंबर के साथ बता दूँगा। रीज़न क्या है, चूँकि वो सारा पास पेपर का था। मैं जब बैठा बनाने के लिए क्वेश्चंस को, तो मुझे एक भी सवाल नहीं मिला जिसको मुझे ऐड, जो मैं PDF में ऐड कर सकता न्यू राउंड 2 के लिए। सारा भी रिपीटेड था, तो मैंने एक भी सवाल नहीं निकाला मैंने राउंड 1 का, क्योंकि वो सारा पुराना था। तो अब इसमें पास पेपर्स के लिहाज से क्या चीज़ है, जो जैसे मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एक तो IB ग्रेड्स का रिक्रिएशन पेपर है, 300 MCQs यहाँ से कर लेते हैं हम। ठीक है, एक अनीस हुसैन का जो है वो मौजूद है जिसमें 70 या इतना कुछ MCQs है, तो ये एक ये कर लेते हैं, ये मैंने कराया मैं आपको। और एक एक्स्ट्रा MCQs के नाम से मैंने आपको कराया था। ये तीन PDF आपके पास होने चाहिए। इससे आउट कुछ भी नहीं आया था राउंड 1 में, इन 3 PDF से आउट नहीं आया था। अब बच्चों को लग रहा था भाई यही पास पेपर है IB ग्रेड्स का 300, नहीं भाई उसके अलावा भी है। ठीक है, ये तीनों मिलाकर पास पेपर बनते हैं। एक जो मैंने निकाले, एक अनीस हुसैन वालों ने निकाले, एक IB ग्रेड्स ने निकाले, 3 ही लोगों ने निकाले कराची में इसको। ठीक है, ओवरऑल तो ये सबसे ईजीएस्ट पोर्शन होता है हमारा, एक भी सवाल आउट नहीं था। तो पूरे 25 गेट करना कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें, लेकिन वो आंसर कीज़ में इशू आ जाता है सम टाइम कि आंसर की गलत था तो फलाना था, सॉफ्टवेयर इशू था, इससे कट आके 21, 22, 23 भी हो जाते हैं सम टाइम। तो लेकिन आपने भले पूरे 25 का भी किया हो, लेकिन क्या पता आपके किसी सॉफ्टवेयर इशू की वजह से 23 या 22 नंबर आ जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो क्वेश्चन आउट ऑफ द पास पेपर था, वो था पास पेपर के। तो ये हर सवाल या किसी में आंसर उसमें इशू होता है, ऑप्शंस में इशू होता है, तो वो सारे इशूज़ NED उसको अपने अंडर में नहीं लेती। वो कहती है हमारे कसूर नहीं है, मतलब बस ये है, और उसको चेंज भी नहीं करती और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इस वजह से पूरे 25 नहीं भी आ रहे आपके, तो 24, 23, 22 आराम से आ सकते हैं केमिस्ट्री में, बिना किसी सबसे आसान पोर्शन है 4 पोर्शन में से। ठीक है, और पास पेपर भी कौन से पास पेपर 2021 से लेकर 2023 तक के, ये पास पेपर रिपीट हुए, तो उससे पिछले वाले नहीं, जो कंप्यूटराइज पास पेपर कहलाते हैं वो रिपीट हुए थे। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री की बात मैंने कर दी। अब आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का जो पोर्शन है, 2 पोर्शन जो है वो उसके टफ़ होते हैं NED में, एक इंग्लिश का और एक फिज़िक्स का। ठीक है, ये 2 टफ पोर्शन कहलाते हैं। फिज़िक्स तो टफेस्ट पोर्शन होता है। 3rd नंबर पे अगर हम डिफ़िकल्टी देखें तो इंग्लिश की होती है, तो सबसे आसान केमिस्ट्री है, फिर मैथ है, फिर उसके बाद इंग्लिश है, फिर सबसे मुश्किल फिज़िक्स है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता है ये डिफ़िकल्टी मैं किस क्लास से मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश जो है उसके साथ इंग्लिश में आपको पता है कि 4 तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक आपका आता है पैसेज, इंग्लिश में एक आपका आता है सैनोनियम, एक आपका आता है स्पॉटिंग एरर। ठीक है, और एक आपका आता है दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन। तो ये 4 तरह के सवाल आ रहे होते हैं। किसी के सवाल कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, मिला जुला के ये 4 सवाल होते हैं। अगर आपने NED में राउंड 1 दिया तो आपको पता होगा कि सर यही 4 सवाल हम सब के थे। अब इसमें पैसेज जो था, पैसेज तो आप सब जानते हैं पास पेपर रिपीटेड था। ठीक है ना, तो उसमें बिफोर बैंडेड भी आया हमारे पास। ठीक है, और जो है वो ग्लूटेन फ्री बेकिंग भी आ गया। ठीक है, तो ये या किसी का बनाना वाला है कैवेंडिश वाला, तो वो एक 2 से 3 पैसेज थे। वही जो मैंने आपको बताया था कि ये 12 पैसेज है, लेकिन वो 12 तो उन्होंने दिया ही नहीं, गिनती के 3 ही पैसेज जो है वो ओवरऑल 3 डेज़ में आते गए बच्चों के। ठीक है, एक ग्लूटेन फ्री बेकिंग वाला, एक आपका
बिफोर बैंडेड वाला और एक आपका जो है वो कैवेंडिश वाला। तो अगर आप भी साइंस रख रहे हो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है आसान। तो क्या पैसेज रिपीट हुआ था, तो पैसेज का अक्सर बच्चों ने सही कर लिया। पैसेज का मसला किसी को अभी भी नहीं है, केमिस्ट्री का मसला भी नहीं है। मैं इसको काट देता हूँ, मैं केमिस्ट्री का कोई लेक्चर अब लेने वाला नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, ना ही इसकी नीड है। इंग्लिश में पैसेज का कोई लेक्चर भी नहीं लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वही है, सैनोनियम की बात है। सैनोनियम भी पूरा का पूरा जितने भी मैंने देखे पास पेपर रिपीटेड था। अब सेम वही चीज़ है कि पास पेपर रिपीटेड से क्या मुराद है कि मैंने एक लेक्चर आपको सैनोनियम पर दिया था, उसकी PDF भी शेयर की थी। उसके अंदर काफ़ी सारे सैनोनियम थे, कुछ हमने क्लास में प्रैक्टिस किए थे और कुछ एंड में फिर मैंने बताया था बेटा ये सब इसको कर लेना स्लाइड से घर से देखकर, और वो एंड वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे शुरू वाले से। तो जिन बच्चों ने वो पूरी PDF मेरी सैनोनियम की देखी है, सिर्फ चॉइसेस वाले नहीं और कुछ बिना चॉइस के थे, बस आंसर लिखे हुए थे उसमें, इसका ये, इसका ये, इसका ये, उनसे आउट कोई भी नहीं था सैनोनियम के अंदर, ठीक है। तो मैंने कोई नया सैनोनियम में नहीं निकाल सका राउंड 2 के लिए, उस PDF से आउट कुछ भी नहीं था जो मैंने सैनोनियम का आपको दिया है। तो ये 2 सवाल तो ऐसे ही निकल गया, सैनोनियम की भी कोई क्लास लूँगा नहीं मैं। अब बच गया हमारे पास ये 2, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस कंप्लीशन। ये जो प्रॉब्लमेटिक सेक्शन जो यहाँ पर आता है हमारे पास, स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस कंप्लीशन का, ये देखो ये इससे पहले तक मैंने कभी भी कंप्लीट स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, सेंटेंस कंप्लीशन भी कराया था, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन मैं इसके कभी भी निकाल नहीं सका। इस वजह से ऐसे ही हुआ कि कुछ क्वेश्चन एक आध बच्चों का रिपीट भी हो गया और अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरा नहीं आया, ठीक है, और सर नहीं आया। तो रीज़न ये है कि स्पॉटिंग एरर सेंटेंस कंप्लीशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब इसके अंदर मैंने काम ये किया है कि जो क्वेश्चंस थे जिस वेबसाइट से ये उठा रहे हैं, अब उसके में हम कोशिश करेंगे कि उसके सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें जिस वेबसाइट से ये सवाल निकाल लें, बजाय इसके कि हम सिर्फ जो सवालात हमें पता लग रहे हैं बस वो करें। वो तो बहुत कम है, 30, 40, 50 है, और अगर वेबसाइट में देखा जाए तो वो होंगे अच्छे खासे 500, 550, 600 होंगे। तो उसको कर लेने से क्या होगा कि हम स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस कंप्लीशन को अच्छी तरह से कर पाएंगे। यही इसकी ट्रिक है। जो फिलहाल ये 2 जो प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है जो मेरी पढ़ाने की चीज़, उसमें यहाँ 2 में मसला है। अभी भी मैं आपको जो है ना वो ग्रामर रिकमेंड नहीं करने वाला कि आप अपनी ग्रामर के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करने वाला, ना उसके लिए आपके पास टाइम है, ना आप वो कर पाएंगे, ठीक है। अभी भी मैं आपको जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस है, ठीक है। चंद एक वेबसाइट्स है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि भाई वहाँ से जैसे मैंने जो MCQs निकालो उसी वेबसाइट से निकालो, आपको भी बता दूंगा। आप चाहो तो उस वेबसाइट से भी प्रैक्टिस कर सकते हो ओवरऑल जितना चाहें, और NAD उसी वेबसाइट से निकाल रही है, ठीक है। तो ये स्पॉटिंग एरर और सेंटेंस कंप्लीशन, ये आज हमारा मकसद है कि हम इसको करें। स्पॉटिंग एरर तो मैंने नहीं स्लाइड बनाई, सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अच्छा अपने तौर पे मैंने वेबसाइट से निकाल कर मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड भी किया बच्चों के रिव्यूज़ जानने के लिए। तो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि हाँ सर ये सवाल हमारे आए थे, तो मुझे पता लग गया कि मैं जो है वो एक सही रास्ते पर चल रहा हूँ। मतलब वाकई में ये सवालात आए थे, और ये वो सवाल मुझे किसी ने बताए ही नहीं थे, वो मैंने वेबसाइट से निकाल के डाला और पता लग गया कि ये वाली वेबसाइट है। मेहनत लगती है इसमें, लेकिन टीचर का काम यही है मेहनत करना। तो हमने उसमें से सवाल निकाल लिया, और यही तरीका है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश एज वेल, ठीक है, ताकि आप इंग्लिश में भी 20+ आराम से अचीव कर सकें। तो ये चीज़ है। तो NAD का बाकी मैथ्स में तो कोई मसला वैसे भी नहीं है, वो तो पूरा पास पेपर था ओवरऑल, केमिस्ट्री भी था। मेन बस थोड़ा बहुत मसला आपको फिजिक्स में आएगा और इंग्लिश के इन 2 सेक्शंस में आएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता सवाल कहीं अगर कहीं और बिला वजह कट रहे हैं तो आपकी गलती है, सरासर आपकी गलती है। अगर मैथ्स में नंबर कट गए या केमिस्ट्री में कट गए या इंग्लिश में पैसेज में कट गए या सैनोनियम में कट गए तो ये आपकी गलती है। हाँ, स्पॉटिंग एरर में कट गए, कंप्लीशन में कट गए, फिजिक्स में कट गए तो वो मसला नहीं है, चूँकि अक्सर बच्चों के नंबर उसमें कटे, ठीक है। तो वो लेकिन उसमें भी दैट सी बात है, हमें नहीं लाना, हम चाह रहे हम 95, 96 स्कोर करें, 97, 98 स्कोर करें आउट ऑफ 100। तो दैट सी बात इतने आए में तो नहीं है। तो रीज़न ये है कि टीचर को सुनना बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप इधर उधर दूसरों की बात सुने या आप अपने दिल की बात सुने। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो सुने, किस तरह से तैयारी करनी है। इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका मुझे इसकी तैयारी कराते हैं NAD के एंट्री टेस्ट के लिए, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों से बातचीत इस हवाले से रहती है, टीचर से और इसके अलावा भी। तो हम इस चीज़ को बेहतर तरह समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और किस NAD में किस तरह से नंबर लाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा इसका एक मेथड है NAD के एंट्री टेस्ट का। इसमें कॉन्सेप्ट और ये इस तरह की चीज़ें ना, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि MCQs आपके आने वाले क्या है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में पता होता है क्या आना है, तो हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं,
हमने बस पास पेपर किया, वही आया। तो क्या हमने ना फर्स्ट ईयर का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा सकता हूँ, मुझे क्या मसला। अभी आप बोलोगे अभी स्टार्ट कर दूँगा 1 शॉर्ट लेक्चर, 3-3 घंटे का एक चैप्टर पढ़ाता रहूँगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, बट फ़ायदा नहीं होगा उसका। जब नंबर ऐसे ही आ रहे हैं केमिस्ट्री में तो सर क्या ज़रूरत है ना भाई। फिजिक्स में लेकिन ये इशू है कि फिजिक्स में पास पेपर का मसला ये है कि वो मिल नहीं रहे, वो कोई दे भी नहीं रहा, किसी टीचर ने वर्क भी नहीं किया वो पूरे यूट्यूब पे उसके ऊपर ठीक तरह से सही मायनों में, जैसे मैथ्स में या इंग्लिश में या केमिस्ट्री में काम हुआ हुआ है यूट्यूब के ऊपर, उस तरह से फिजिक्स पे काम नहीं हुआ हुआ, किसी टीचर ने नहीं किया। चूँकि गिनती के 3-4 टीचर एनईडी पर वर्क कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो इस लिहाज से फिजिक्स का मिलता ही नहीं है। ये नहीं कि बच्चे बताते ही नहीं, बच्चों ने बताए में, जब बच्चे बताते हैं तो पता लगता है कि फिजिक्स का ये एमसीक्यूज़ आया हुआ है, लेकिन उसको कंपाइल करने वाला कोई बंदा नहीं है कि उसको एक जगह पर जमा कर ले। जैसे मुझे कहीं से पता लगता है, मैं फ़ौरन से एक जाकर ऐड कर लेता हूँ अपने पास ना, लिख लेता हूँ कि ये सवाल भी आया हुआ है, फिर उसके ऊपर टाइप कर लिया, स्लाइड बना ली, ये कर लिया। फिजिक्स में ऐसा नहीं किया जाता असल में, ओवरऑल कराची कोई भी नहीं करता, जिसकी वजह से ना वो पास पेपर के एमसीक्यूज़ कहीं गुम हो जाते हैं और बच्चों को पास आ ही नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि हर साल नया एमसीक्यूज़ आ रहा है। ठीक है, रीज़न यही है। तो वर्किंग नहीं है, तो ये आपकी वर्किंग अब ये आपकी मेहनत है जो आपको करनी पड़ेगी। इसमें पका पकाया हलवा आपको टीचर की तरफ से नहीं मिल सकता, फिजिक्स के अंदर खास तौर पे। ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। केमिस्ट्री के सवाल भी मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल सवाल फिर केमिस्ट्री में भी आते हैं, लेकिन मसला ये है कि चूँकि वो पास पेपर के हैं, हमें पता होता है, तो इसलिए वो हम सॉल्व कर पाते हैं। सही बात है ना भाई। अगर हमें नहीं पता हो तो पूरा चैप्टर पढ़ के भी आप नहीं कर पाए। आसान सी बात है ना, अगर आपको नहीं पता हो कि पेपर कौन से टाइप से ग्रास से बनता है ना भाई, तो वो तो आप नहीं बता पाएंगे। या फिर जो प्रेप के जो है वो पेपर मेकिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे पास हैं, ये तो आपने पूरा किताब रेड भी दो ना, पूरा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, तो भी एक एमसीक्यूज में आप फंस जाओगे कि पेपर मेकिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, है ही नहीं पूरी किताब में। समझ गए। तो अब लेकिन ये है कि मैंने इसमें सारे एमसीक्यूज निकाल लिए हैं, इसलिए मसला नहीं होता स्टूडेंट्स को कराची में केमिस्ट्री में नंबर लाने में। ठीक है, और इंग्लिश में मैंने वर्किंग यूट्यूब पे भी कमी की हुई है, चूँकि जाहिर सी बात है सवालात निकले नहीं, तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, तो सेंटेंस कंप्लीशन के निकाले मैंने। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि आप सेंटेंस कंप्लीशन हम अच्छी इसके, लेकिन और भी सवालात निकलेंगे। ये पूरी वेबसाइट हमें करनी पड़ेगी ओवरऑल, तो जाकर हम, लेकिन ये सवालात ये सारे, अब ये भी मैं आपको कराऊंगा ना, हर बच्चे को एक न एक सवाल मिल जाएगा जो आपका आया हुआ होगा, आपके जहन में फ़ौरन से क्लिक मारेगा ये मेरा आया था। ठीक है, और ये उन्होंने भी ना, अब ये वेबसाइट जो उन्होंने एनईडी ने निकाली ना, वो भी चालाकी उनकी देखें कि ये वेबसाइट वियतनाम की कोई वेबसाइट है जिससे उन्होंने ये एमसीक्यूज़ को निकाला है, टोएफल आइल्स की प्रिपरेशन के लिए होती है, और वो वियतनाम की वेबसाइट, और वो इंग्लिश में वेबसाइट है ही नहीं, वियतनामीज़ लैंग्वेज में, तो उसके ऑप्शंस ही नहीं पता लगते हैं, तो उसको गूगल ट्रांसलेट से पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है, तो जाकर हम उसके सवालात में घुस पाते हैं। मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, आप जितने भी कोशिश कर लो, वो तो हमारी मेहनत है जो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा वो वियतनामी वेबसाइट से उठा रहे हैं, मतलब किसी ऐसी वेब, ताकि बच्चा खोले तो उसको पता ही नहीं लगे कि सवाल उठ कहाँ सा है। लेकिन हम जाहिर सी बात है मास्टर इन चीज़ों के क्रैक करने की चीज़ों तो हमने कर लिया क्रैक इसको, तो कोई बात नहीं, करते हैं इसको। अब वो पता लगा नया वेबसाइट ढूंढेंगे, फिर आगे जाकर वो चाइनीज़ जापानीज़ कोई हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये कुछ 2 तरह के एमसीक्यू सेंटेंस कंप्लीशन में बेटा 2 तरह के एमसीक्यूज आते हैं। एक हमारे पास आते हैं वोकैब बेस्ड, वोकैबलरी बेस्ड आते हैं, जिसमें 4 वर्ड्स होते हैं और एप्रोप्रिएट मीनिंग वाला वर्ड आपको लिखना होता है, वोकैब बेस्ड। और एक सेंटेंस कंप्लीशन हमारा पता है कौन सा आता है, ग्रामर बेस्ड। ग्रामर बेस्ड में क्या होता है, ग्रामेटिकली चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, वोकैबलरी को फिक्स करना पड़ता है। तो 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स यहाँ पर हैं मेरे पास, एक मैं अभी आपको करा रहा हूँ ग्रामर बेस्ड और एक मैं आपको कराऊंगा वोकैबलरी बेस्ड। तो मिला जुला के हमारे अच्छे खासे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर फाइनली। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, दिस दैट प्लांट इज डैश बिग दैट इट शुड रियली बी मूव्ड आउटसाइड, कि ये पौधा इतना बड़ा है कि उसको बाहर की तरफ मूव कर देना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बताएं इन चारों में से, सो, टू, सच, वेरी, बोलो जोर से बोले, या सो होना चाहिए। इसी का एक सवाल एनईडी में इस तरह से भी आया था कि द कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स इज सो बिग दैट इट कंटेन्स 5 टाइम जोन्स, इस तरह से था ना। तो ये उसी तरह का सवाल है, सो बिग। सेकंड है, जनरली स्पीकिंग पीपल शुड हैव डैश एज देयर डिजायर्स विल अलाउ।
जनरली स्पीकिंग आमतौर पर बात की जाए तो लोगों के पास होना चाहिए डैश, एज दे डिजायर्स विल अलाउ। तो मच एजुकेशन, एज मच एजुकेशन, एजुकेशन फॉर एजुकेशन। ये आसान एमसीक्यू है, कोई भी बता सकता है। यस, कौन सा ऑप्शन होगा? सी, शुड हैव एजुकेशन। देखो जब एक एज आता है ना, ये दो एज हमेशा एक साथ आते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास बी होगा, सी नहीं होगा। शुड हैव एज मच एजुकेशन एज देयर डिजायर्स विल अलाउ। एज जब भी आएगा तो हमेशा दो आएगा, एज मच एज सून एज प्रीटी एज क्लेवर एज। तो दो बार एज आएगा, तो एक बार ये वाला और एक बार वो वाला, ठीक है। तो इसलिए सी नहीं बी करेक्ट है इसका, ठीक है। समझ गए दोनों का सवाल, दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? इसी तरह के सवाल एनईडी में आ रहे होते हैं ना, सेंटेंस कंप्लीशन में, एज मच एज, फिर थोड़ा सा वर्ड आगे पीछे हो जाता है अगले ऑप्शन में, इसी तरह से आ रहे होते हैं ना। तो ये इसको ज़रा समझिए, इसी वेबसाइट से निकलते हैं सारे क्वेश्चंस। थर्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ 70 हॉर्सेस, अ फॉर्कलिफ्ट टॉयल्स ऑल डे लॉन्ग इन अ वेयर हाउस लिफ्टिंग ग्रेट ऑब्जेक्ट्स। ताकत होती है 70 घोड़ों की एक फॉर्क लिफ्ट, जो लिफ्टर कहलाता है ना, लिफ्टर जो होता है कंपनी में, वो मुशक्कत करता है सारा दिन एक वेयर हाउस में, ताकि वो बड़े बड़े वेट्स को उठा सके। तो स्ट्रेंथ से पहले क्या आना चाहिए? बिकॉज द, विद द, सम द, या फिर द स्ट्रेंथ। मतलब बिकॉज द स्ट्रेंथ, विद द स्ट्रेंथ, सम स्ट्रेंथ या द स्ट्रेंथ। अब आप पूरा जुमला पढ़ोगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इसके लिए ग्रामर नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश चाहिए बस। अब बताइए, खुद ही समझ लो आप, कॉमन सेंस का सवाल है, ग्रामर नहीं है ये। क्या आना चाहिए बताइए, खुद ही एक ही चीज़ सेट हो रही है इसमें। मतलब 70 घोड़ों के ताकत के साथ जो फॉर्क लिफ्ट है। देखो अब देखो, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ, ये तो अजीब ही जुमला है, अजीब ही सा लगेगा। विद द स्ट्रेंथ ऑफ 70 हॉर्सेस अ फॉर्क लिफ्ट टॉयल्स, मतलब 70 घोड़ों के ताकत के साथ एक फॉर्क लिफ्ट उठाता है वजन सारा दिन वेयर हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पर विद द होना चाहिए। अच्छा, सम स्ट्रेंथ ऑफ 70 हॉर्सेस, कुछ ताकत 70 घोड़ों की, ये भी जुमला सही नहीं बन रहा है इसके साथ। द स्ट्रेंथ ऑफ 70 हॉर्सेस, ताकत 70 घोड़ों की, तो नहीं। तो यहाँ पर विद द होना चाहिए, तब ये जुमला कंप्लीट होता, ठीक है। 70 घोड़ों की ताकत के साथ। 8 है, जैन मेल्जिलिगर्स, पता नहीं को नाम है, इन्वेंशन द शो लास्टिंग मशीन डैश प्रोडक्शन बट इट आल्सो कट द कॉस्ट ऑफ शू प्रोडक्शन बाय हाफ। देखो बट आल्सो आ गया ना यहाँ पर, तो बट आल्सो आ गया तो पिछला जो वर्ड आना चाहिए नॉट ओनली आना चाहिए, तो नॉट ओनली ढूंढ लो। ये हो जाएगा, नॉट ओनली इंक्रीज प्रोडक्ट्स बट इट आल्सो कट द कॉस्ट ऑफ शो प्रोडक्शन बाय हाफ। तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का पेयरिंग होता है, हम जानते हैं। समझ गए दोनों एमसीक्यूज? तो यही जब आ रहा होता है ना, बच्चों को लग रहा है पता नहीं मेरे कितना मुश्किल सवाल आ गया एनईडी में, जबकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, हो जाते हैं ये सवाल। आप सबका इसी तरह का सवाल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडार्ड डेवलप्ड द फर्स्ट रॉकेट टू फ्लाई फास्टर डैश। बहुत आसान है, बताइए। ABCD। गोडार्ड ने बनाया पहला रॉकेट ताकि वो उड़ सके तेज डैश। ABCD बोले, डी ऑप्शन, यस बिल्कुल से, टू फ्लाई फास्टर देन साउंड। एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, आपको पता है बाकी सब सही नहीं लग रहा है इसमें, एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है एमसीक्यूज को। 6, सम स्टूडेंट्स आर फ्राइटेंड, सम स्टूडेंट्स आर फ्राइटेंड द यूनिवर्सिटी बिकॉज आना चाहिए यहाँ पर आगे, ताकि थोड़ा जुमला अजीब सा बन रहा है। Some students are frightened because the university dash tuition fees to meet the rise in the cost of living। अब बताइए, कुछ तालिब इल्म खौफजदा है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दिया है ट्यूशन फीस ताकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट कर सके। क्या होना चाहिए बोलो? ए होना चाहिए। डब्बा ग्रामर है तुम लोगों का। अबे भाई यूनिवर्सिटी जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो फिर हैव रेस कहाँ से आ जाएगा? हैज रेस आएगा ना।
तो ऐसे ही ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये तो 1 क्लास का बच्चा बताएगा और तुम लोग NET का टेस्ट देने बैठे हो जाके, और फिर इंग्लिश में जाए 25 नंबर। अब ये तो सही समझो, उसको एज आएगा ना, सिंगुलर नहीं दिख रहा यूनिवर्सिटी। बाकी बताओ आप। मतलब ये कुछ स्टूडेंट्स खौफजदा है कि यूनिवर्सिटी बढ़ा देगी ट्यूशन फीस, मतलब इसके मायने ये भी तो बन सकते हैं। तो डी ऑप्शन होगा ना, विल रेज ट्यूशन फीस टू मीट द राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब तालिब इल्म खौफजदा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो बढ़ा देगी जो फीस है, ठीक है। तो डी ऑप्शन होना चाहिए, विल रेज। रेज मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, राइज मतलब तो बढ़ना होता है, खुद ब खुद कोई चीज़ बढ़ रही हो तो। सही है, तो उसका डी है, विल रेज। अब देखो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे इसी में गलत कर रहे होते हैं। 7th, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द कल्टिवेशन ऑफ marijuana बिकॉज डैश। marijuana एक सारा के एक पत्ता जैसा ही होता है, नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडिक्शन होती है marijuana की, अक्सर यूरोप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द कल्टिवेशन ऑफ marijuana। ये जो है ना वो स्पेनिश वर्ड है, तो जे marijuana नहीं पढ़ते हैं, ये का साउंड है marijuana। तो जब जे लिखते हो ना, जे लिखते हैं जब स्पेनिश, तो ये का साउंड पढ़ते हैं, तो ना बॉनजोर पढ़ते हैं उसको, मतलब बॉनजोर जो जूते का भी नाम है, तो ये तो marijuana कहा जाता है उसको। तो बहुत मुश्किल है marijuana की कल्टीवेशन को रोकना, क्योंकि डैश क्या आएगा डैश में, बहुत कॉमन सेंस है। इट ग्रोस वेरी केयरलेसली, of its growth without attention, it grows well with little care, it doesn't care much to grow। देखो चारों में बात सेम करे, बट सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? चारों में बात एक ही हो रही है कि किसकी कल्टीवेशन को रोकना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता, इसका खुद ब खुद ग्रो हो जाता है, जंगली घास की तरह है। तो चारों का मतलब यही है कि इसको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है लिखने का? देखो प्रॉपर तरीका क्या होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे होगा लिखने का। सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे कौन सा है? सबसे छोटा सेंटेंस ढूंढ लेना है ना इसमें। बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ विदाउट अटेंशन, बिकॉज इट ग्रोज वेल विथ लिटिल, नहीं ये ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं, ये ऑप्शन सही लग नहीं रहा ना। ये उगता है बड़ी केयरलेसली, बड़ी बेहतियाती से, मतलब ये तो अजीब सा लग रहा है जुमला। ये तो होगा ही नहीं ना, तुम लोग छोटा दर्द के देख लिए साइज के से, नहीं आगे बढ़ाओ ना 2 3 4 में क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ विदाउट अटेंशन, बिकॉज इट ग्रोज वेल विथ लिटिल केयर, बिकॉज इट डजंट केयर। यस सी होना चाहिए ना, बिकॉज इट ग्रोज वेल विथ लिटिल केयर। अब सही आ रहा है। बात बी और डी में भी यही कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे पर सी में लिखा हो, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आते हैं NED में, जब चारों सही लग रहा होता है आपको, उसमें आपको सिंपल वे पर ढूंढना पड़ता है। आपका आया होगा ऐसा कोई MCQ। 8, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन डैश, अब डैश में चारों में से करेक्ट सेंटेंस क्या लग सकता है? हाँ, हैव, आराम से देखें, हैव टेकन स्लम्स एंड राइजेस इन रिसेंट ईयर्स, हैज बीन रेदर, हाँ इरेटिकली, बेतरतीबी से, बेतरतीबी या बेकायदगी। ग्रामेटिकली एक ही जुमला करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। क्या हो सकता है? हाँ क्या? सी। सी कौन कह रहा है? सी तो हो ही नहीं सकता। 2 LY वाले वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आते। इरेटिकली, लेटली, ये कौन सा वर्ड है? 2 एडवर्ब कभी एक साथ जुड़ते नहीं है LY वाले। सी तो हट गया। क्या? डी ऑप्शन। दोबारा से प्राइमरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अबे भाई ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन सिंगुलर है ना भाई। सिंगुलर के साथ इज MR में से क्या आता है? तो आर कहाँ से आ जाएगा ये? तो इज गोइंग अप एंड डाउन ऑल द टाइम होना चाहिए ना। अभी क्या कर रहे हो तुम लोग? बचपन में नहीं पढ़े इंग्लिश क्या? आगे बढ़ो।
अब ए और बी ही बच गया, क्या बी ऑप्शन? हाँ ये बी होगा ना, हैज़ बीन रैदर इरेटिक रिसेंटली, क्योंकि हैव भी नहीं आने वाला था, ये भी नहीं आ सकता था, जो कि भाई ऑटोमोबाइल सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर का गेम था। और यहाँ पर भी हैज़ था, लेकिन यहाँ पर दो एल वाई वाले वर्ड एक साथ आ गए थे, तो ये हो जाएगा हैज़ बीन रैदर इरेटिक रिसेंटली। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग ग्रामेटिकली लगाना पड़ता है। अब फुल रट्टा ही मारे ना तुम लोग, यही औरंगी कैंपस में पढ़ाने का मसला है, अब रट्टा ही फुल रट्टा ही मारे तुम लोग स्कूल में अपने, थोड़ा कम से कम पढ़ लेते हैं ढंग से। 9th, on the slope of Long's Peak in Colorado dash the ruin of a gigantic tree। कोलोराडो के लॉन्ग पीक के स्लोप पर डैश द रुइन ऑफ जिजेंटिक ट्री, मौजूद है एक बहुत बड़े दरख्त का, रुइन मतलब उसके आसार या उसके खंडरात, उसके बाकियात मौजूद है, तो डैश में मौजूद है आएगा, वहाँ वाक़ है, वहाँ मौजूद है, तो क्या बढ़ाना चाहिए? दैट लाइज लाइज, वेयर लाइज लाई। हाँ वो क्या होगा आंसर? दैट लाइज लाइज, वेयर लाइज लाई। क्या होगा बताएं, जल्दी बोले। यस लाइज होगा, बी ऑप्शन, लाइज द रुइन ऑफ अ जिजेंटिक ट्री। वेयर लाइज नहीं, वेयर उस वक्त आएगा जब दोनों इट से स्टार्ट होगा। इट इज द रूम वेयर लाइज द रिमेन्स ऑफ अ जिजेंटिक ट्री, इट से स्टार्ट होता है तो वेयर आता है, ऐसे वेयर थोड़ी ना आ जाएगा। 10th है, डैश दैट द इंग्लिश सेटल्ड इन जेम्स टाउन। अब क्या होगा इसमें, डैश में क्या आना चाहिए चारों में से? In 1607 that it was, that in 1607 because in 1607 it was in 1607। कौन सा सही लग रहा है ग्रामेटिकली बताइए? बोले क्या लग रहा है सही? वो दोबारा नंबर नहीं आएगा अगर नहीं दिमाग लगाओगे तो, फिर उसी ने नंबर लाके बैठे रहोगे। हाँ क्या? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यस बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। इट वॉज इन 1607 दैट द इंग्लिश सेटल्ड इन जेम्स टाउन। क्यों है नहीं पता, पर यही है, बाकी अजीब सा लग रहा है ना, अजीब सा लग रहा है ना, मतलब ऐसा बोला नहीं जाता है कभी, मतलब बाकी फिट करते रहो, अजीब सा लगेगा, ये सही लग रहा है। ग्रामर नहीं है ये कि इसमें सर ये टेंस लग रहा है, ये लग रहा है, ये बस एक बस सुटेबल जो वर्ड्स है ना सेंटेंस कंप्लीशन में वो फिलअप करना होता है बस। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 11th है, एग्रोनोमिस्ट वर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, इंक्रीज द यील्ड ऑफ फील्ड्स एंड डैश ऑफ द सॉइल। अब देखो ये पैरेलल स्ट्रक्चर का मसला इसमें आ रहा है, पैरेललिज्म, टू इम्प्रूव, इंक्रीज, अब अगला फर्स्ट फॉर्म से ही आएगा ना, जो भी आएगा पैरेलल स्ट्रक्चर है ना भाई। अब यहाँ इम्प्रूव आ रहा है, यहाँ इंक्रीज द यील्ड आ रहा है, और क्या होगा? मेंटेन द क्वालिटी। बाकी बातें भी वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो है ना वो पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेललिज्म, जिसमें सारा सही सेम सीक्वेंस पे चलेगा। 12 नाइट्रिक एसिड डैश कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ यस, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही है, क्लियर है यहाँ तक? 13 although the name was not popularized until the middle ages engineering dash civilization। अगरचे उसका नाम दरमियानी दौर में या मिडिल एजेस में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, इतना मशहूर नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी एक तहजीब है। क्या एज ओल्ड एज क्या? ABCD, ABCD क्या एज ओल्ड एज तो सभी में लिखा। अब आप सोचो किस तरह से लिखते हैं इस वर्ड को। इंजीनियरिंग उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी तहजीब, या इंजीनियरिंग तहजीब जितनी पुरानी है,
जल्दी बोलो ना ABCD। C, engineering that is old as civilization। बी ऑप्शन होगा भाई, इंजीनियरिंग इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। इंजीनियरिंग उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी तहजीब, तो इस तो आएगा ना हेल्पिंग वर्ब। 14 पेंगुइन्स द मोस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड ऑफ ऑल एक्वेटिक बर्ड्स मे लिव डैश 20 ईयर्स। पेंगुइन्स जो तमाम एक्वेटिक बर्ड्स में सबसे ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड हैं वो 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। क्या होना चाहिए? बिफोर, सिंस, फॉर, फ्रॉम। फॉर आ जाएगा, मे लिव फॉर 20 ईयर्स। सही है, सही है, क्लियर है यहाँ तक? 15 a desert receives less than 25 dash of rainfall every year। सेंटीमीटर आ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स ऑफ सेंटीमीटर्स, क्या होगा सही? क्या? सी ऑप्शन। ये होगा भाई, सी कहां से हो गया? दिस बोर्ड इज 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर्स लॉन्ग बोलते हैं क्या? 5 मीटर होता है ना यार, 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, ये कौन बोलता है? ऐसा सुनने लगता है इसमें। 16 है, मोस्ट बी कीपर्स हैव ऑब्जर्व डैश एट द अप्रोच ऑफ अ थंडर स्टॉर्म। ज़्यादातर जो बी कीपर्स होते हैं, जो शहद की मक्खी मधुमक्खियों को पालते हैं, वो मुशाहिदा करते हैं कि जब तूफ़ान आता है तो शहद की मक्खियाँ जो है ना वो इधर उधर भागती हैं, एनरेज हो जाती हैं। क्या हो जाएगा? ABCD। एनरेजिंग द बीज, दैट द बीज बिकम एनरेज, दैट बीज एनरेजिंग बिकम एनरेज द बीज। बहुत आसान है। अब इसी तरह के सवाल होता है NED में। बोलो ABCD, जोर से बोलोगे तो आवाज आएगी ना मेरे कानों को। हाँ, बी होगा, यस, दैट बीज बिकम एनरेज्ड एट द अप्रोच ऑफ अ थंडरस्टॉर्म। के जो मक्खियां हैं, शायद की मक्खियां हैं, वो एनरेज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाती हैं जब थंडरस्टॉर्म या तूफान करीब आता है। बाकी सब फिट ही नहीं होगा उसमें। सही। 17 है, द जॉ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्नेक परमिट्स इट टू ईट एंड डाइजेस्ट एनिमल्स मच लार्जर देन डैश। जो जबड़े होते हैं सांप के, वो उसको इजाज़त देते हैं कि वो खा सके और हजम कर सके जानवरों को जो उसके डैश से बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। डैश में क्या आएगा? यस, इटसेल्फ आएगा। मच लार्जर देन इटसेल्फ, बिल्कुल सही, मतलब वो उसके खुद से बड़े होते हैं। ठीक है, ईजी है ना ये, तो उसमें तो बताने की बात नहीं है। लेकिन यही सवाल NED में तुम गलत में लगा के आओगे तो तुम टेंशन में बैठोगे, बिला वजह का टेंशन। यही आएगा, तुम उल्टा पुल्टा ईट लगा दोगे, इट्स लगा दोगे, टेंस लगा दोगे। यही होता है, इसी वेबसाइट से सवाल निकलने यही आ रहे बच्चों के, लेकिन गलत लगा के आ रहे सारे। उस वक्त पता नहीं क्या टेंशन आपको है कि आप परेशान हो रहे। भाई आप कॉन्फिडेंटली सही आंसर दो ना, जैसे आप यहाँ पर दे पा रहे हो। फिर बच्चे निकल के बाहर बोलते हैं, सर इतना टफ आया था, मेरा तो सब आउट आया था। आउट का तो सवाल ही नहीं, अब आउट का तो वर्ड ही ख़राब है ना। आउट क्या मतलब? थोड़ा दिमाग भी लगा लो। 19th है, डैश ऑफ कंट्री वेस्टर्न सिंगर्स में बी रिलेटेड टू ओल्ड इंग्लिश बैलेड्स। डैश ऑफ कंट्री वेस्टर्न सिंगर्स में बी रिलेटेड टू द ओल्ड इंग्लिश बैलेड्स। द म्यूजिक, देयर म्यूजिक्स। मतलब तो उर्दू नहीं बोलो, उर्दू बोलोगे तो ऐसे समझ जाओगे, खुद बताओ। वहाँ उर्दू थोड़ी ना लिखा होगा NED में, डायरेक्ट बताना होता है। बोलो क्या होगा? बी ऑप्शन। ए ऑप्शन होना चाहिए। द म्यूजिक होगा ना, खास म्यूजिक की बात कर रहे हैं।
वेस्टर्न कंट्री वेस्टर्न सिंगर्स की मौसीकी, तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, दा लगेगा ना इसमें। खास मौसीकी की बात कर रहे हैं जो कंट्री वेस्टर्न सिंगर्स की है, तो द म्यूजिक ऑफ वेस्टर्न कंट्री सिंगर्स में भी रिलेटेड, इस तरह से होगा। 20 है, ये आया था पास पेपर में। द यूनाइटेड स्टेट्स इज डैश दैट देयर आर 5 टाइम जोन्स, वही सी ऑप्शन ना, सो बिग दैट देयर आर 5 टाइम जोन्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको टेंस सेंस पढ़ाऊंगा ना तो इससे भी ये सब हो नहीं पाएगा। मैं आपको बायरेंटस पढ़ा दूं, एक्टिव पैसिव पढ़ा दूं, नरेशन पढ़ा दूं, तो ये सब सवाल उससे लिंक करते ही नहीं है। अब इसमें कौन सा टेंस फॉलो, कोई टेंस फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ एक बेसिक एक स्ट्रक्चर है जो इंग्लिश के यूजेज से डील कर रहा है। सही है, समझ गए। 11 नेक्स्ट देखो सवाल, अपॉन हैचिंग डैश, मतलब अंडों से निकलने के बाद डैश। अब देखो क्या प्रॉपर लग रहा है 4 सेंटेंस में से, कंप्लीट करो सेंटेंस को। क्या सही लग रहा है? ए, पता नहीं, मुझे क्या पता, मुझे आता ही नहीं। अंडों से निकलने के बाद डैश, हाँ ए के सी, आप सी कह रहे हो, तुम तो सी, कोई ज़्यादा सवाल में सी तुम्हें लग रहा है, ऐसा क्यों है? जब बोलो सी बोल रहे हो, तो यार आप लोग क्या ए बोल रहे हो? यंग डक्स नो हाउ टू स्विम, स्विमिंग इज नोन, बी तो नहीं होगा, बिला वजह लंबा कर रहा है एक पैसिव बना के उसको, ठीक है। द नॉलेज ऑफ स्विमिंग इज इन यंग डक्स, नहीं। हाउ टू स्विम इज नोन, नहीं, बिल्कुल ये सही है। बातें सब सेम कर रहे हैं, चारों बातें सेम है, लेकिन जो बेहतर अप्रोप्रिएट है, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, जो पहला वाला, जो सबसे इजी वे है इसको बताने के, इस बात को। बाकी बातों में चारों में वही बात कर रहे हैं अगर आप देखो तो, ठीक है। सेकंड है, सम ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम क्लाउड्स एवापोरेट्स बिफोर डैश, कुछ बारिश का पानी जमीन पर गिरने से पहले जो है वो खुश्क हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। यस क्या होगा? ए ऑप्शन, बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, सही कह रहे हो, ए ऑप्शन होगा, सही है। अब प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के और सवाल भी आप कर सकेंगे, बस देख लेना कि किस तरह से चीज़ें हैं। अब ऐसा ऐसा करके स्पीड बढ़ जाएगी आप किसको करने की। नेक्स्ट है, द ट्रक डैश क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ अ बस स्कैटरिंग ग्लास एवरीवेयर, ट्रक जो है वो डैश क्रैश हो गया का मतलब बस के बैक से, उसके पीछे, इसके पुछ से, उसके बैक से, और जिससे क्या हुआ कि वो कांच का टुकड़ा उधर उधर फेंका गया, बिखर गया। क्या हो जाएगा बताओ क्रैश के बाद? देखो अभी सारे ही सही होंगे, क्या पता हो सके कोई एक आपको बताना है। सेंस तो सब में एक जैसा बन जाए। क्या होना चाहिए बताओ? डी, देखते हैं, पता नहीं और कुछ कह रहे हो? डी के अलावा भी कुछ कह रहे हो क्या? सारे डी कह रहे हैं। ओके, द ट्रक लोडेड विद एम्प्टी बॉटल, सही है, डी सही है। वो ट्रक जो भरी हुई थी खाली बोतलों से, तो उसमें जब क्रैश हुआ तो जाकर फिर उसके जो कांच था वो उधर उधर बिखर गया। डैश इज एंटायरली अप टू हिम, डैश में क्या आएगा बताओ? यस, ए ऑप्शन सही है। हाउ ही ट्रेवल्स इज इंसाइडली अप टू हिम, कैसे वो सफ़र करता है वो पूरा उसके ऊपर ही है या उस पर इंसार करता है, सही है। किसका? दिस वन, फोर्थ, डैश इज एंटायरली अप टू हिम, मतलब डैश लिखा हुआ है इज एंटायरली अप टू हिम, वो बिल्कुल पूरा का पूरा उसके ऊपर इंसार करता है, उस पर डिपेंड करता है। अप टू हिम कहता है ना, उस पर है सारा। अब हाउ ही ट्रेवल्स, हाउ ट्रैवलिंग, ही ट्रैवल्स, हाउ इज ही ट्रैवलिंग। अब अगर आप सारे को एक करके रखो ना, हाउ ही ट्रैवल्स इज एंटायरली अप टू हिम, कैसे वो सफ़र करता है ये उसके ऊपर इंसार करता है। हाउ ट्रैवलिंग इज एंटायरली अप टू हिम, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। हाई ही ट्रैवल्स इज एंटायरली अप टू हिम, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा।
हाउ इज ही ट्रैवलिंग इज एंटायरली अप टू हिम, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा, मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा, मैं मीनिंग बता ही नहीं सकता इसका, कुछ भी नहीं बन रहा है, ये सिर्फ फर्स्ट वाले से कुछ सेंस बन रहा है कि वो कैसे सफ़र करता है, ये उस पर इन्हिसार करता है ना भाई। पांचवा है डैश ही वुड हैव कम टू द क्लास। अच्छा, ये कंडीशनल सेंटेंस का कंप्लीशन आ रहा है ना, वुड हैव आ गया थर्ड फॉर्म के साथ, तो उसका मतलब ये कंडीशनल कौन सी होगी बेटा, थर्ड कंडीशन होगी। तो बताओ जरा थर्ड कंडीशन है तो क्या होता है, जो इफ वाला क्लॉज होता है पास्ट परफेक्ट में लगता है ना भाई, भूल गए, बताओ पास्ट परफेक्ट कौन सा है, बस डायरेक्ट बताओ। डी ऑप्शन है ना, हैड बीन एबल टू फिनिश दिस होमवर्क, ठीक है, पास्ट परफेक्ट लग गया। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, रिग्रेट्स को शो करता है। छठा है ऑल ऑफ द पीपल एट द AAME कॉन्फ्रेंस आर डैश। जितने भी लोग थे AAME कॉन्फ्रेंस में वो सब क्या थे, डैश। मैथमेटिक्स टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स टीचर्स, थोड़ा सा फर्क है एस का, एकदम एग्जैक्ट बताना कौन सा सही होना चाहिए, बोलो। जितने भी लोग थे AAME कॉन्फ्रेंस में वो सब के सब मैथ्स के उस्ताद थे। क्या होगा, ए ऑप्शन मैथमेटिक टीचर, नहीं बाबा, मैथमेटिक कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं दुनिया का, मैथ्स बोलते हैं, मैथमेटिक क्या होता है, ये इंजीनियरिंग ले हो तुम लोग और तुम लोग ये नहीं पता मैथमेटिक्स, तो ये ए तो हो ही नहीं सकता। अब बोलो क्या, अभी भी फंसे वो, सी होगा, गलत जवाब बी होगा। मैथमेटिक्स टीचर्स बहुत सारे थे, तो मैथ्स के उस्ताद थे वो सारे के सारे, ऑल दैट पीपल नहीं लिखा हुआ है, तो टीचर क्यों होगा, टीचर्स होगा ना। सेवंथ है एट एन एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चरल स्टेशन मेनी टाइप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन डैश वेरियस कंडीशन, ये होता आसान है। एक एक्सपेरिमेंटल एग्रीकल्चर स्टेशन में बहुत से किस्म के घास उगते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के ज़रिए से, अंडर हो जाएगा बिल्कुल अंडर, बाकी तो आता ही नहीं है ना, अंडर सेवरल सर्कमस्टेंसेस कहते हैं ना, अंडर वेरियस कंडीशन, तो अंडर ही आता है, अंडर मतलब वो नीचे वाला अंडर नहीं है, उसके ज़ेरे साए वो वाला अंडर है, ठीक है। क्या अंडरनीथ नीचे, इसका मतलब तो वो बिलो वाला नीचे होता है अंडरनीथ, ये जो अंडर है ना वो वाला दूसरा वाला अंडर है, ठीक है। 8 है डैश टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड इन रिसेंट ईयर्स टू डायग्नोज जेनेटिक डिजीजेस इन द डेवलपिंग फीटस। डैश टेक्निक्स क्या हो जाएगा, सेवरल टेक्निक्स हो जाएगा। अब देयर आर सेवरल ये होगा, ठीक है, तो सिंपल वे पर हम लिख देते हैं। नेक्स्ट को नाम विथ न्यू टेक्नोलॉजी कैमराज कैन टेक पिक्चर्स ऑफ अंडर वाटर वैलीज डैश कलर। नई टेक्नोलॉजी से अब कैमरा से हम लोग पानी के अंदर भी तस्वीर ले सकते हैं, वो भी कलर में। क्या हो जाएगा, सही सी हो जाएगा ना, इन कलर, तो कलर में तस्वीर ले सकते हैं इन कलर, तो अंडर वाटर वैलीज इन कलर। टेंथ है डैश आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लोर और मील डिराइव्ड फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ ग्रेन। आसान है, सी होगा बेकरी प्रोडक्ट्स, ये एनईडी में बहुत आते हैं इस तरह का सवाल। अबे भाई तुम लोग का फिर वोकैबुलरी वाला होगा, यही आया हुआ भाई, तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो सवाल सारा अगर यहाँ पर होता ना, मैं वहाँ पर खड़ा होता ना, तो फिर मसला ही नहीं था। अब आप लोग वहाँ पे टेंशन में हो ना, आप लोगों को लग रहा है पता नहीं यही चीज़ आ रही है भाई, इसी कॉपर माइनिंग, इट इज़ कॉपर माइनिंग दैट इज़, इसी तरह से आ रहा होता है ना, फिर आपका नहीं कुछ हो सकता भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप फिर आप बने ही नहीं एनईडी के लिए। चलो भाई नेक्स्ट 11 डैश इज अ साइजेबल ज्योग्राफिक एरिया, इट कंस्टिट्यूट्स अ बायोम।
डैश जो है वो एक साइजेबल ज्योग्राफिक एरिया होता है और ये मिलकर बनाता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बायोम, इससे एक बायोम बनता है। अब डैश पे अप्रोप्रिएट क्या है इनमें से? ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब बता दो, कॉमा लग गया ना, यहां पर कॉमा लग गया तो ये हो गया, तो फर्स्ट कंडीशनल है, सॉरी जीरोथ कंडीशनल है, जीरोथ कंडीशनल है। कंडीशनल बोलना तभी सीसी बोले, अबे भाई डी है। When a group of plants and animals occupies a sizable geographic area, comma, it contains a biome। कि जब प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्युपाई करते हैं एक साइजेबल ज्योग्राफिक एरिया तो उससे एक बायोम बनता है बायोलॉजी में, ठीक है। 12 When modern blimps like the famous Goodyear blimps dash the first ones in that they are filled with helium instead of hydrogen। ये तो आसान है, मतलब मॉडर्न ब्लिम्प जैसे कि फेमस गुडियर ब्लिम्स है वो मुख्तलिफ होते हैं उन पहले वालों से, तो मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ के लिए क्या यूज़ करेंगे? डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट। देखो वर्ड लगाओ उसमें, देखो क्या सही लग रहा है। डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, इज डिफरेंट फ्रॉम या डिफरेंट, क्या सही लग रहा है? बताइए इन चारों में से। बोलो बोलो। डी तो हो नहीं सकता, ये आपको ही पता है। डिफरेंट द फर्स्ट जुमला ही नहीं बनेगा। अब बच गया ABC। बी नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ रहा। मॉडर्न ब्लिम्स लाइक द फेमस गुडियर ब्लिम्स, अब कुछ हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, सिर्फ डिफरेंट फॉर्म डायरेक्ट तो आएगा नहीं। अब ए या सी, ए के सी। अब तो लोग बोलेगा सी, चूंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया, नहीं सी भी नहीं है, तो यार डिफर को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। डिफर फ्रॉम मुख्तलिफ है इससे, तो इज डिफरेंट फ्रॉम लगाने से बेहतर डिफर फ्रॉम लिख लिया जाए, ये ज़्यादा बेसिक तरीका है। तो लोग यहाँ पर सी लगाते बैठ के, सी से ज़्यादा बेहतर ये लगाओ ना डिफर फ्रॉम, मतलब उससे मुख्तलिफ होना। इसको असल इसमें तो इज नहीं आया तो उसको ज़रूरत भी नहीं थी इसकी, चूँकि पहले से वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। 13 Although the Ojibwa Indians fought frequently with the Sioux, they didn't have dash with early white settlers। वैसे और कितना मुश्किल आएगा नीटी में इससे ज़्यादा, अजीब व गरीब तो वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि although the Ojibwa Indians fought frequently with the Sioux, they didn't have dash with early white settlers। अगरचे ओजिब्वा इंडियंस ने लड़ाई किया बहुत ज़्यादा सियोक्स के साथ, कॉमा, they didn't have dash with early white settlers। अब अर्ली वाइट सेटलर्स के साथ उनके बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं थे, तो क्या होना चाहिए? मच कांटेक्ट, लॉट्स कांटेक्ट, मैनी कांटेक्ट, लार्ज कांटेक्ट। बोलो। सी होगा गलत जवाब। कांटेक्ट जो है ना, राबता, ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ मैनी नहीं लगेगा। काउंटेबल के साथ लगता है मैनी। लार्ज, लार्ज भी नहीं लगेगा भाई, कोई लार्ज कोई चीज़ तो नहीं ना दिखने वाली तो लार्ज हो जाए। ए होगा मच कांटेक्ट विथ अर्ली वाइट सेटलर। लार्ज तो जब हम कोई चीज़ हो, कांटेक्ट, राबता, ये कोई चीज़ थोड़ी ना कि उसको हम लार्ज बोलते हैं। लॉर्ड्स कोई वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में, मतलब मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों नहीं है, ये आंसर क्यों करेक्ट है। 14th है ना, हॉट सनी क्लाइमेट मैन एक्लीमेटाइजेस बाय ईटिंग लेस, ड्रिंकिंग मोर लिक्विड्स, वेयरिंग लाइटर क्लोथिंग्स एंड डैश। ये पैरेलल स्ट्रक्चर है यार, डायरेक्ट बताओ। पैरेलल स्ट्रक्चर है ना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग, आईएनजी ढूंढ लो। एक्सपीरियंसिंग अ डार्कनिंग ऑफ द स्किन,
सही है, पैरेलल स्ट्रक्चर है, सेम सीक्वेंस में 1 2 3 तो चौथा भी आईएनजी फॉर्म पे आएगा, पैरेललिज्म कहते हैं ना उसको। तो यूसी साहब एक्सपीरियंसिंग अ डार्कनिंग ऑफ द स्किन। 15 है सम फॉर्म्स ऑफ मॉलस्क्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल एज फूड स्पेशली द बाइवॉल्व्स डैश ऑयस्टर्स क्लैम्स एंड स्कैलप्स। मॉलस्क जो है ना वो शायद को फाइलम लगा रहा होता है बायोलॉजी के अंदर, मॉलस्का कहते हैं ना। तो जो कुछ मॉलस्क के फॉर्म ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है खाने के तौर पे, ख़ास तौर पे बाइवेल्व्स, जैसा कि डैश में जैसा कि आएगा क्या हो जाएगा बी सच एज। ठीक है। 16 इट इज़ नाउ बिलीव दैट सम डैमेज टू टिश्यूज में रिजल्ट डैश देम टू फ्रीक्वेंट एक्सरेज। अब ये समझा जाता है कि कुछ डैमेज जो टिश्यूज़ को होता है वो फ्रीक्वेंट एक्सरेज पर एक्सपोज होने की वजह से होता है। बार बार एक्सपोज करता है इंसान अपने आप को, एक्सरे करवाता है तो उससे टिश्यू डैमेज होने का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब बताइए क्या हो जाएगा, बोलो जोर से बोलो। सी होगा ना, फ्रॉम एक्सपोजिंग देम टू फ्रीक्वेंट एक्सरेज, बिल्कुल सही, सही है। सेवनटीन है रोडोडेंड्रॉन्स would rather dash in shady places and so would azaleas। पता नहीं अल्लाह जाने क्या है ये, कुछ होगा कोई शायद कोई दरख्त का नाम होगा यार, बॉटनी वॉटनी तो पता नहीं है, तो प्लांट है ये, दैट इज रोडोडेंड्रॉन्स। वो उगते हैं शेडी प्लेसेस में, और इसी तरह से एजेलियास कोई प्लांट है वो भी शेडी प्लेस में उगता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, rather to grow, rather growing, rather grown, rather grow। क्या हो जाएगा, वुड रैदर, वुड के साथ देखो वुड मॉडल है तो ये तो 100% इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, तो क्या आ जाएगा डी होगा ना, वुड रैदर ग्रो इन शेडी प्लेसेस। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कैन कुड में माइट मस्ट कुड शुड आउट टू सबके साथ। 18 रिसेंटली देयर हैव बीन सेवरल आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज लाइक, अब ये क्या है, लेजियनियर्स सिंड्रोम एंड डॉक्टर्स डोंट नो डैश। अभी अभी जो है वो बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ है एक बीमारी का, जो बीमारी का ये नाम है और डॉक्टर्स नहीं जानते उसका इलाज क्या है, ये नहीं उसका सबब क्या है उस बीमारी का, तो डैश में आएगा वो नहीं जानते उसका सबब क्या है। डोंट नो व्हाट इज द कॉज इज व्हाट द कॉज इज। वो नहीं जानते कि इसका सबब क्या है, ये बीमारी क्यों होती है। तो क्या होना चाहिए चारों में से, आगे पीछे हुआ है, हाँ बी ऑप्शन हारिस कह रहे हो तुम, और हो सकता है सही हो, और देखो बी तो हो नहीं सकता, सी तो हो नहीं सकता, ए और डी में ही फंसोगे ना तुम। व्हाट इज द, दे डोंट नो व्हाट इज द कॉज, नहीं डी ही होना चाहिए ना, हेल्पिंग वर्ब एंड में आएगा व्हाट द कॉज इज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड में आते हैं चूंकि इंटरोगेटिव है। 19th अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक डैश स्पेंट हिज बॉयहुड इन शिलिंगटन पेंसिल्वेनिया। अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक डैश स्पेंट हिज बॉयहुड इन शिलिंगटन पेंसिल्वेनिया।
American author John Updike Dash spent his boyhood in Shillington, Pennsylvania. Was only child of a high school mathematics teacher. Whom the only child of a high school is mathematics teacher. The only child of a high school mathematics teacher. He was the only child of a high school mathematics teacher. क्या होना चाहिए? C होना चाहिए. B तो नहीं होगा, ये हमें पता है. बी तो होगा नहीं. अब बच गया ए सी डी, आपको भी पता है बी नहीं होगा. वॉज द ओनली, हाँ ए भी नहीं होगा. तो कॉमा के बाद अब अजीब सा ना, वॉज नहीं. अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक, एक मिनट, हो सकता है. अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक, ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर. इस पर नहीं, डी भी नहीं होगा. अब बच गया ए और सी. देखो सी उस सूरत में हो सकता था अगर अमेरिकन ऑथर जॉन अपडाइक ना, दो कॉमा, अगर यहाँ पर एक और कॉमा लगा होता ना, फिर यहाँ पर द ओनली चाइल्ड ऑफ हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर, तो हो सकता था कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जॉन अपडाइक को ये एक्सप्लेन कर रहा है. लेकिन यहाँ पर चूंकि हम देख सकते हैं कॉमा नहीं है, सिर्फ इधर पर एक कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. Was the only child of a high school mathematics teacher. Spent his boyhood in Shillington, Pennsylvania. 20 ही entered a university dash. जब उसकी उम्र 16 साल हुई तो फिर वो एक यूनिवर्सिटी में दाखिला उसने लिया. तो he entered a university dash. अब डैश में क्या आएगा? J at the age of 16. सही है, सी ऑप्शन. ठीक है, बाकी भी सही होता, लेकिन बेहतर ये कि सी लगाया जाए, क्योंकि सिंपल वे पर लिखना ज़रूरी है. नेक्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट सजेस्ट डेवलपमेंट फ्रॉम अ वैरायटी फ्रॉम अ वेरी सिंपल हार्ट इन फिश टू अ डैश इन मैन. जो वर्टिब्रेट्स के अंदर, जिसके वर्टिब्रेट जिनकी बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम जिनमें होता है, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं बायोलॉजी में. तो वर्टिब्रेट्स कि जो एवोल्यूशन, उनको जो इर्तिका हुआ, ये बताता है कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई एक मछली के एक सिंपल से हार्ट से लेकर इंसान के एक ऐसे हार्ट तक जिसमें 4 चेंबर होते हैं. तो डैश में क्या आएगा? 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर्स हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट या 4 चैम्बर्स हार्ट. तो 4 खाने होते हैं ना इंसान के दिल में, तो क्या लिखेंगे उसको? थोड़ा सा चेंजिंग है, बोलो तुक्का मारोगे. सब सही लग रहा है. डी तो होगा नहीं. हाँ सी भी नहीं होगा, ए और बी हो सकता है. 4 चैम्बर हार्ट या 4 चैम्बर्स हार्ट. 4 बी होना चाहिए. सही तो है, हाँ सही है, एस होना चाहिए. 4 चैम्बर्स हार्ट, 4 खानों वाला, जो खानों कहते हैं ना. सेकंड है, शी डिडंट नो डैश व्हेन हिज बॉस कॉल्ड. वो नहीं जानती थी वो कहाँ था जब उसके बॉस ने कॉल की. शी डिडंट नो ही वॉज वेयर ही वॉज ही वेयर वॉज ही. देखो बी और सी, डी में से कोई एक ही होगा ना. वेयर वॉज ही या वेयर ही वॉज? वेयर ही वॉज, क्योंकि हमेशा एंड में आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, अगर हम इंटरोगेटिव का सेंस ले रहे हैं तो. ठीक है. थर्ड है, जॉन स्कोर ऑन द टेस्ट इज द हाईएस्ट इन द क्लास. क्या होना चाहिए अब उसके आगे? जॉन जो है ना, उसका स्कोर टेस्ट में पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा है, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसके आगे क्या आएगा जुमले में? जॉन ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए, उसके बाद डैश, सेमीकोलन के बाद. ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, बताओ. ही शुड स्टडी लास्ट नाइट, ही शुड हैव स्टडीड लास्ट नाइट, ही मस्ट हैव स्टडीड लास्ट नाइट, ही मस्ट हैड टू स्टडी लास्ट नाइट. बोलो सी होगा ना. ही मस्ट हैव स्टडीड लास्ट नाइट, उसने लाजमी का रात पढ़ाई की, इसलिए उसके नंबर आज सबसे ज़्यादा है टेस्ट में.
ये शुड स्टडी तो मतलब उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए था गुज़िश्ता रात। ही मस्ट हैड टू, उसको लाजमी पढ़ना पड़ा, तो ये सब इसकी मीनिंग में सही नहीं बनेगा। हाँ ये बनेगा सी, कि उसने लाजमी पढ़ा होगा, तभी उसके नंबर सबसे अच्छे हैं पूरी क्लास में टेस्ट में। चौथा, नॉर्थ कैरोलिना इज वेल नोन नॉट ओनली टू द ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क डैश फॉर द चिरोकी इंडियन सेटलमेंट्स। नॉट ओनली आ गया तो सी बट आल्सो आ जाएगा, सही है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का पेयर चलता है हमेशा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, आफ्टर द असैसिनेशन अटेम्प्ट प्रेसिडेंट रीगन डॉक्टर सजेस्टेड दैट he dash a short rest at Camp David. हमले की कोशिश के बाद प्रेसिडेंट रीगन जो थे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट रीगन के डॉक्टर ने सजेस्ट किया, मशवरा दिया कि उनको एक छोटा सा रेस्ट लेना चाहिए कैंप डेविड पर। दैट ही विल टेक, वुड टेक, टेक, टुक। क्या सजेस्ट किया कि उनको क्या होना चाहिए, बोलो ना। ही विल टेक, ही वुड टेक, ही टेक, ही टुक। क्या होगा इसमें, बताओ। विल टेक, वुड टेक, टेक, टुक। लगाओ, तुक्का मारो। सजेस्ट किया कि देखो ए तो हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। सजेस्टेड दैट ही, देखो टेक भी नहीं हो सकता, टेक तो प्रेजेंट की बात हो गई ना। तो प्रेसिडेंट रीगन के डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उन्हें लेना चाहिए रेस्ट। दैट ही टुक अ शॉर्ट रेस्ट एट कैंप डेविड, नहीं, उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। वुड टेक, विल टेक का जो है ना पास्ट फॉर्म जो होते हैं ना उसको वुड टेक कहा जाता है। तो विल टेक फ्यूचर के लिए होता है, वुड टेक पास्ट के लिए होता है। तो डी नहीं होगा इसमें, बी करेक्ट है। 6, व्हेन शुगर डैश टू ईस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। जब चीनी डाला जाता है खमीर में तो फर्मेंटेशन होती है, क्या? यस, इज एडेड टू ईस्ट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, सही है। 7वां है, अ गुड स्टूडेंट मस्ट नो डैश। अब देखो सारा ही सही लगेगा बट आपको बता रहे जो बेहतर है चारों में से, बेस्ट आंसर देना है। अ गुड स्टूडेंट मस्ट नो टू स्टडी हार्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, द वे ऑफ एफिशिएंसी इन स्टडी। क्या हो जाएगा? यस, सी ऑप्शन, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। क्योंकि बी तो होगा नहीं ना, अ गुड स्टूडेंट मस्ट नो टू बी अ गुड स्टूडेंट, ये क्या होगी? तो हो ही नहीं सकता। अच्छा स्टूडेंट को क्यों जानना है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है? तो ये हो जाएगा ना, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। Once an offending allergen has been identified, dash tests, it is possible for the doctor to give a specific desensitizing injection. एक दफ़ा अगर एक एलर्जिक को आइडेंटिफाई कर लेता है एक डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए, तो डॉक्टर के लिए आसान होता है कि उसके लिए दवाई देना। आइडेंटिफाइड के बाद जरिए, मतलब टेस्ट के जरिए। अब जरिए के लिए क्या आएगा? बी ऑप्शन होगा ना, बाय मीन्स ऑफ टेस्ट, जरिए। 10th है, वन ऑफ शॉस में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ही वाज एन ऑथर ना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो वन ऑफ शॉस डैश पिगमेलियन वाज द स्टोरी दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द म्यूजिकल प्ले माय फेयर लेडी। मतलब कि शॉ के कुछ अजीम तरीन कामों में से एक काम था पिगमेलियन। तो अजीम तरीन काम, शॉस के बाद क्या आना चाहिए इन चारों में से? ग्रेटेस्ट वर्क, ग्रेटेस्ट वर्क्स, द ग्रेटेस्ट वर्क, द ग्रेटेस्ट वर्क्स। वन ऑफ शॉस के बाद क्या आएगा? शॉस के अजीम तरीन कामों में से एक काम, क्या? सही होगा। दा तो आएगा ही नहीं, अब ये अभी
द कैसे, वन ऑफ शॉस द ग्रेटेस्ट वर्क नहीं, वन ऑफ शॉस ए में नहीं होगा बेटा, बी। शॉ के बहुत सारे अजीम कामों में से एक काम, तो बहुत सारे अजीम काम, एक अजीम काम थोड़ी ना होता है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, ये तो लोग बोलो मेरा नहीं है, ये भी कौन सा तुम लोग कर लेते आता तो ये भी नहीं हो पाएगा बेटा, एनी टीम आ गया तो बात खत्म है, मतलब यही आ रहा होता है। और अभी आपको आसान लग रहा है क्योंकि मैं खड़ा हूँ इस वक्त, तो वहाँ यही चीज़ मुश्किल लग रही होती है। 11th, नॉट ओनली बट आल्सो, अच्छा बट आल्सो तो लगा भाई आगे, नॉट ओनली डैश एटम्स विद देयर माइक्रोस्कोप्स बट दे नो नाउ कैन आल्सो फील देम विद द एड ऑफ अ वर्सेटाइल सेंसिंग डिवाइस कॉल्ड द मैजिक रिस्ट। नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए एटम से पहले? आर टुडेज साइंटिस्ट एबल टू सी टुडेज साइंटिस्ट आर एबल टू सी टुडेज साइंटिस्ट। यस, क्या आना चाहिए बेटा? सी, नॉट ओनली टुडेज साइंटिस्ट आर एबल टू सी, हाँ बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्लेन नहीं करा, आपको पता है क्यों हो रहा है, ठीक है। 12, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ईच विद इट्स ओन फंक्शन डैश इन द ह्यूमन बॉडी। मुख्तलिफ टिश्यूज जिनमें सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं, वो बनाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को। क्या होगा? डी, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज, डी नहीं होगा क्योंकि ग्रुप्स आ गया तो मेक्स आ ही नहीं सकता था, बी होगा ना, मेक अप द ऑर्गन्स होगा। ग्रुप्स है ना, ग्रुप होता तो फिर हो जाता, तो सिंगुलर प्लूरल का मसला आ रहा है, ठीक है। ग्रुप्स आ गया ना ऊपर। नेक्स्ट है द इमिग्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन सर्विस ऑफन डैश देयर वीजास इफ दे फिल आउट द अप्रोप्रिएट पेपर्स। इमिग्रेशन न्यूट्रलाइजेशन सर्विस अक्सर उनके वीज़ा को एक्सटेंड कर देती है अगर वो अप्रोप्रिएट पेपर को, डॉक्यूमेंट्स को फिलअप कर दें तो, मतलब उनको वीज़ा को एक्सटेंड करने देती है अक्सर। तो ऑफन के बाद क्या आना चाहिए? लेट्स स्टूडेंट्स एक्सटेंड, लेट्स स्टूडेंट्स फॉर एक्सटेंड। देखो लेट्स कोई वर्ड होता ही नहीं है, पहले ऐसे ही मैं बता दूँ, तो ए और बी तो काट दो। लेट्स, ये वाला लेट्स होता है, ये एपोस्ट्रोफी एस वाला, ये लेटस वाला लेटस, ये लेट्स कुछ नहीं होता इंग्लिश में, तो सी और डी में से एक ही करेक्ट है। इससे पहले कि उल्टे पुल्टे आंसर तो मैं पहले 2 काट दे रहा हूँ, अब 50-50 हो गया। डी होगा ना, ऑफन लेट स्टूडेंट्स एक्सटेंडिंग देयर वीजास, मतलब वो स्टूडेंट्स को वीजा एक्सटेंड करने देते हैं। 14, इट इज नेसेसरी डैश द अप्रोचेस टू अ ब्रिज द रोड डिजाइन एंड द अलाइनमेंट इन सच अ वे एज टू बेस्ट अकोमोडेट द एक्सपेक्टेड ट्रैफिक फ्लो ओवर एंड अंडर इट। इट इज नेसेसरी, आसान है तो यार, क्या होगा बोलो, जोल जल्दी बोलो। बी होगा ना, इट इज नेसेसरी टू प्लान द अप्रोचेस, मतलब ये जरूरी होता है प्लान करना। नेक्स्ट है दैश द आउटर लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स पिगमेंट्स, पोर्स एंड डक्ट्स। है बता, अच्छा डक्ट्स है, डक लिखा हुआ है, सही डक्ट्स होते हैं ना, मसाम जिसको कहते हैं, डक्ट्स लिखा हुआ है। हाँ, तब स्किन की आउटर लेयर जो है उसमें पिगमेंट्स क्या हो जाएगा? सी, द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, हाँ बिल्कुल सही, द एपिडर्मिस द आउटर लेयर ऑफ स्किन कंटेन्स पिगमेंट्स, पोर्स एंड डक्ट्स। सही है, क्योंकि 2 कॉमा के बीच में आ रहा है ना ये, तो एपिडर्मिस को एक्सप्लेन कर रहा है ये कि एपिडर्मिस जो आउटर लेयर स्किन की आपकी होती है, ये बायो वालों के काम की चीज़ होती है। चिल्ड्रन यूजुअली टर्न टू देयर पेरेंट्स रेदर देन डैश फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स इन द एनवायरनमेंट। बच्चे आमतौर पर जाते हैं अपने वालिदैन के पास बजाय डैश के पास, ताकि वो खतरात से अपने आप को बचा सके। डैश में क्या आएगा? रेदर देन they turn to other figures of authority, authority figures to other figures of authority, they are turning to other figures of authority. rather than, बच्चे ज़्यादातर अपने वालिदैन की तरफ जाते हैं बजाय किसी और की तरफ जाने के, मतलब जब कोई खतरा होता है तो। बोले सारे सही लग रहे। rather than, अथॉरिटी फिगर्स टू अदर, बी तो होगा नहीं, बी हटा देता हूँ। रेदर देन दे आर टर्निंग टू अदर, ये भी नहीं होगा, ये तो अजीब सा लग रहा है। ए और सी में से कोई एक हो सकता है।
रेदर देन, या सी होना चाहिए ना, दे टर्न टू अदर फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, टू अदर फिगर्स, ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे, रेदर देन टू अदर फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो सिंपल वे पर ही लिखना था आंसर को। 18th है, मलेरिया विच कैन बी फेटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल डैश बाय द मेल मस्किटो। मलेरिया जो खतरनाक बीमारी है, अगर उसका इलाज ना किया जाए, उसको ट्रांसमिट किया जाता है एक फीमेल मच्छर से बजाय मेल मच्छर के। क्या हो जाएगा? इंस्टीड होगा ना, इंस्टीड बाय द मेल मस्किटो, बजाय उसके के मेल मस्किटो। एनाफिलस है ना, थोड़ा होगा आपने, फीमेल मस्किटो जो मलेरिया कॉज करती है, प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर। लास्ट स्लाइड है, इंडियाना यूनिवर्सिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द नेशन इज लोकेटेड डैश टाउन। इंडियाना यूनिवर्सिटी जो नेशन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है, इज लोकेटेड डैश टाउन। डैश में क्या आएगा? बोलो, जोर से बोलो भाई। लोकेटेड इन स्मॉल मिड वेस्टर्न। डी क्या करो मुशर्रफ? बोलो। गलत। बी होगा। स्मॉल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आ तो आएगा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आ या एन लाजमी आता है। इन अ स्मॉल मिड वेस्टर्न, इन स्मॉल मिड वेस्टर्न नहीं, छोटी सी गलती है बट पूरा आंसर गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, डैश द बेस्ट कार टू बाय इज अ मर्सिडीज बेंज। मतलब बेहतरीन कार जो खरीदनी चाहिए वो मर्सिडीज बेंज है। अब शुरू में क्या आएगा जुमले? चारों में बातें सही हैं, लेकिन आपको परफेक्ट बात ढूंढनी है। बातें चारों में सही हो रही है, लेकिन सिंप्लीफाइड वे पर जिसमें बात की जा रही है। छोटा जुमला मतलब ये होगा ना भाई, बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी इन इकोनॉमी। बाकी सब में भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल वे पर कर रहे हैं। तो ये आसान होता है, छोटे जुमले हम ढूंढ लेते हैं इसके अंदर, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते।